Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। पिछली क्लास में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था और आखिर में हमने और गेट को रियलाइज भी किया था। आज हम पहले देखेंगे एंड गेट कैसे बनता है, उसके बाद नॉट गेट को रियलाइज करेंगे और फिर इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट को बनाने के लिए और गेट की तरह ही हम दो जंक्शन डायोड्स यूज करेंगे, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा ये जंक्शन डायोड्स और गेट के कंपैरेटिवली उल्टे लगाए गए हैं। ये एंड गेट की रियलाइजेशन है, इसमें दो डायोड्स यूज किए गए हैं और सर्किट डायग्राम ऐसा है। अब हम पहले ये देखें कि क्या ये पूरा सर्किट एंड गेट की ट्रुथ टेबल को फॉलो करता है। आप याद कीजिए एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती थी, 0 0 पर 0, 1 0 पर भी 0, 0 1 पर भी 0, पर 1 1 पर 1। इसका मतलब है जब दोनों ही इनपुट्स ऑन होंगे, जब दोनों इनपुट को 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो आउटपुट होनी चाहिए, अदरवाइज आउटपुट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं। इस कंडीशन को लाने के लिए हम दोनों डायोड्स को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इट मींस इन दोनों डायोड्स का ये नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल इस 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। इट मींस ये दोनों के दोनों जंक्शन डायोड्स फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे तो ये करंट को पास करने देंगे अपने से। ये डायोड्स आइडियल हैं, इनका रेजिस्टेंस नियरली 0 है। अब हम इस बात को आगे दो तरह से समझ सकते हैं। यहां से करंट चलता है, इस पॉइंट पर पहुंचकर इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये इस आउटपुट में जाए, हमारी डिवाइस को वर्क करवाए, अगर यहां कोई छोटा सा बल्ब लगा तो उसको ऑपरेट करवाए, या ये इधर से डायोड्स के जरिए होकर अर्थ में चला जाए। करंट मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, इसलिए या मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ में ज्यादा जाता है, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ में कम जाता है। आइडियल डायोड्स में रेजिस्टेंस नियरली 0 है, इसलिए सारे का सारा करंट ही यहां से पास हो जाएगा और उसका सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होगा। इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इट मींस कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, as the diodes are ideal they will draw a lot of current. Now they are in forward bias, they will draw a lot of current. As lot of current will be drawn from this battery, at this resistance voltage drop will take place and this voltage drop will be nearly equal to the applied voltage, hence no voltage will be available to the output, hence the output result is 0. आइए इस कंडीशन को देखें। 1 0 पर रिजल्ट 0 आता है या नहीं। 1 0 का मतलब है कि पहले वाले डायोड को हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट किया, यहां 5 वोल्ट को 1 यूनिट माना जा रहा है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से कनेक्ट किया। ये डायोड D2 इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट से और पॉजिटिव टर्मिनल 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये तो फॉरवर्ड बायस में आ गया। इस डायोड में दोनों के ये टर्मिनल भी 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये भी 5 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस में नहीं आएगा। फॉरवर्ड बायस में आने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल से कनेक्ट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, पर अब की बार D2 में से करंट पास होता रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया पहले, दो रास्ते हैं आपके पास इस बात को समझने के कि वहां पर आउटपुट 0 क्यों होगी। एक रास्ता यह है, पेपर में आप ये लिख सकते हैं, थ्रू D2 लार्ज करंट विल पास एंड एट दिस पॉइंट P when current reaches it will have two options, it can go through D2, it can go to output, but as output has large resistance as compared to D2, hence current will follow the path through D2 and no current will be available to the output. दूसरा ऑप्शन क्या है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। As D2 becomes operative, it is in forward bias, it becomes operative, it draws a lot of current and voltage drop takes place at this resistance R. This voltage drop is nearly equal to the applied voltage, hence no voltage is applicable to the output, hence output result is 0. थर्ड केस में 0 1 का मतलब है हम इस डायोड को 0 से दैट इज अर्थ से कनेक्ट करते हैं और इस डायोड D2 को 1 यूनिट से कनेक्ट करते हैं, 1 यूनिट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि 5 वोल्ट माना जा रहा है यहां पर। अब की बार ये D2 इसके दोनों के दोनों टर्मिनल्स 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट से कनेक्टेड हैं, ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा क्योंकि इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल 5 वोल्ट से। इट विल कंडक्ट द करंट, जैसा कि मैंने अभी 2 बार आपको पहले दोनों केसेस में बताया, इधर
करंट चला जाएगा या यहां पर लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और आउटपुट में कोई हमारे को वोल्टेज नहीं मिलेगी और रिजल्ट 0 आएगा। लास्ट केस 1-1, इसका मतलब है दोनों के दोनों डायोड्स को इस 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया। पोस्ट नेगेटिव टर्मिनल 5 वोल्ट से, पॉजिटिव टर्मिनल भी 5 वोल्ट से, ये दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस में नहीं होंगे। इट मींस ये कोई करंट कंडक्ट नहीं करेंगे। इट मींस ये वाला जो पोर्शन अब की बार सर्किट का है ये यूजलेस हो गया, ये कोई काम नहीं कर रहा। ये एक कंप्लीट सर्किट है अपने आप में। कंप्लीट सर्किट में आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को कनेक्ट तो नहीं किया गया, बट अर्थ देने का मतलब ये होता है कि ये सभी टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब सारा करंट यहां से पास होगा, सारी की सारी वोल्टेज यहां पर अवेलेबल होगी और डिवाइस वर्क करेगी। रिजल्ट क्या आएगा? 1 यूनिट आएगा। अब हम देखते हैं नॉट गेट को कैसे रियलाइज किया जाता है। एंड गेट और इससे पहले और गेट को रियलाइज करने के लिए हमने 2 जंक्शन डायोड्स का सहारा लिया, पर नॉट गेट को जंक्शन डायोड्स की हेल्प से रियलाइज नहीं किया जा सका, उसके लिए ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। तो आइए हम देखें उसका सर्किट डायग्राम। ये हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं और इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं। ये मैंने नॉट गेट को रियलाइज किया है। आइए देखें कि क्या ये सर्किट डायग्राम नॉट गेट की टेबल को फॉलो करता है। याद कीजिए नॉट गेट की टेबल क्या होती थी, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होना चाहिए और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होना चाहिए। नॉट गेट को बनाने के लिए हमने ट्रांजिस्टर को यूज किया है। पहले केस में हम इनपुट को 0 रखना चाहते हैं। इनपुट को 0 रखने का मतलब है यहां से हम सर्किट को ब्रेक कर देंगे। इनपुट को 0 करने के लिए हम इसको 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब आप ये भी मानकर चलिए कि सारे जो अर्थ से रिप्रेजेंट किए गए पोर्शंस हैं ये आपस में कनेक्टेड ही हैं। इसके ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर दोनों को अर्थ से कनेक्ट किया गया है। दोनों के दोनों 0 वोल्ट पर हैं, इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए यहां पर इनपुट सर्किट में कोई फॉरवर्ड बायस नहीं आएगा। यह सर्किट एक तरह से यूजलेस है। एमिटर से कोई करंट पास नहीं होगा, बेस में कोई करंट नहीं जाएगा, कलेक्टर में कोई करंट नहीं जाएगा। आप एक तरह से यह मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जब हमने इसको बेस को अर्थ से कनेक्ट किया है, यह ट्रांजिस्टर एक तरह से यूजलेस हो गया, यह कोई काम नहीं कर रहा फिलहाल। अब हम आए इस सर्किट पर। यह सर्किट अपने आप में कंप्लीट है। कैसे? इस तरह से करंट जाएगा और ये अर्थ आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपस में ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो जितनी ये वोल्टेज है ये सारी की सारी आउटपुट में अवेलेबल होगी। जब हमने इनपुट को 0 रखा, जब हमने इनपुट सर्किट में 0 वोल्ट से कनेक्ट किया, 0 यूनिट से कनेक्ट किया, तो आउटपुट हमें पूरी की पूरी मिल रही है। अब इसका उल्टा देखते हैं। अगर हम इनपुट को 1 यूनिट से कनेक्ट करते हैं, 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी हम 1 यूनिट मानकर चल रहे हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तो आउटपुट 0 क्यों होगी, कैसे होगी? इसके लिए हम यहां इनपुट को इस 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब बेस ये हमने एनपीएन लिया है। बेस जो कि पॉजिटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एमिटर जो कि नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल से, दैट इज 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसलिए इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। एमिटर में से कुछ करंट फ्लो करेगा, एज ए रिजल्ट कलेक्टर में से भी कुछ करंट फ्लो करेगा। अगर एमिटर में करंट ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो कलेक्टर में करंट ऐसे आएगा। उस डायग्राम में हम एरो नहीं दिखा सकते क्योंकि डायग्राम में तो पक्का है, इस पर एरो होता है वो एमीटर होता है। कलेक्टर में करंट इस तरह से आएगा। अब कलेक्टर में ये करंट इधर से आएगा। इट मींस अगर हम ऐसा करते हैं, इस बेस को 1 वोल्ट से 1 यूनिट से 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, तो ये सर्किट ऑपरेटिव हो जाएगा, ये काम करना शुरू कर देगा। कलेक्टर में कुछ करंट ड्रॉ होगा। ये करंट कहां से आएगा? यहां से आएगा। अब इसके बाद आगे हमारे पास एक्सप्लेन करने के 2 रास्ते हैं कि आउटपुट 0 क्यों होगी। एक रास्ता तो यह कि यहां से करंट चलेगा। जब करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो करंट के पास 2 रास्ते होंगे। एक तो होगा इसमें से होकर जाए, आउटपुट में जो हमने कोई डिवाइस लगा रखी है, मान लीजिए एक एलईडी लगा रखा है, उसमें से होकर जाए। और दूसरा रास्ता है करंट इस ट्रांजिस्टर में से पास हो। थियोरेटिकली ट्रांजिस्टर आइडियल है और इसका रेजिस्टेंस नियरली 0 है। करंट इस पाथ को फॉलो करेगा, करंट उधर नहीं जाएगा और डिवाइस वर्क नहीं करेगी, आउटपुट 0 आएगा। दूसरा रास्ता यह है, हम यूं कह सकते हैं, व्हेन कलेक्टर विल ड्रॉ द करंट, large amount of current will be drawn through this battery and large voltage drop will take place at this resistance RC। ये वोल्टेज ड्रॉप लगभग इस वोल्टेज के बराबर होगा
क्योंकि सारी की सारी वोल्टेज यहां पर ड्रॉप हो गई है, आउटपुट में कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं होगी, बाहर लगाई गई डिवाइस वर्क नहीं करेगी, आउटपुट जीरो आएगा। जब हमने इनपुट को 1 यूनिट रखा, 5 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो उधर आउटपुट मिलनी बंद हो गई। यही 1 0 का मीनिंग है। इट मींस ये सर्किट नॉट गेट को रियलाइज करता है। अब इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। फॉर अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर करंट गेन इज 70, द एमिटर करंट इज 8.8 milliampere. We have to calculate the collector and base current. Also we have to find current gain when this transistor works as a common base amplifier. एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम एक ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। करंट गेन की वैल्यू है 70, बीटा की वैल्यू है 70। एमिटर करंट 8.8 मिलीएम्पियर है। कलेक्टर करंट और बेस करंट फाइंड करने हैं। इसके अलावा अगर हम इसी ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरह यूज करें तो हमें फाइंड करना है करंट गेन कितना होगा। आइए सारे डेटा को नोट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर इज इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सर्किट इधर होता है, आउटपुट सर्किट इधर होता है। आउटपुट में कलेक्टर करंट होता है और इनपुट में बेस करंट होता है। और इस केस में करंट की एम्प्लीफिकेशन, करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट आउटपुट IC डिवाइडेड बाय करंट इनपुट IB होता है। क्वेश्चन में हमें गिवन है करंट गेन इज 70, द वैल्यू ऑफ बीटा इज 70, एमिटर करंट IE is 8.8 milliampere, 10 to the power minus 3 ampere, and we have to calculate the collector current IC as well as IB। हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ हमें बताना है अगर इस ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें, इस स्टेज में यूज करें, ऐसे कॉमन बेस वाले केस में, तब हमारे को करंट गेन की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस केस में हम करंट गेन को कहते हैं अल्फा। पहले तो हम बीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं। बीटा इज 70 इज इक्वल टू IC बाय IB। यहां से हमें मिल जाता है IC इज इक्वल टू 70 टाइम्स IB। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हम अपने ट्रांजिस्टर को यूज करें, हमें यह मालूम है एक फंडामेंटल इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्वेश्चन में IE की वैल्यू दी हुई है 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर इज इक्वल टू IB प्लस IC। पर IC कितना है? IC तो खुद 70 टाइम्स IB है। इट मींस 70 प्लस 1 71 IB इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। यहां से हम फाइंड कर लेंगे IB की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू, और हमारी बेस करंट की वैल्यू आनी चाहिए 0.124 मिली एम्पियर। एक पार्ट हमारा सॉल्व होता है इसके साथ। अब हमें चाहिए IC। अभी हमने यहां डिराइव किया है इस न्यूमेरिकल के लिए IC इज इक्वल टू 70 टाइम्स IB। सो IC इज इक्वल टू 70 इंटू IB 0.124 मिली एम्पियर। इसे सॉल्व कर आपका आंसर आना चाहिए 8.68 मिली एम्पियर। लास्ट में हमसे पूछा गया है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जबकि हमें बीटा की वैल्यू गिवन है। हमें यह मालूम है बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से बीटा की वैल्यू पुट कर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बीटा इज 70 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू 70 माइनस 70 अल्फा। इधर ले जाने पर 71 अल्फा इज इक्वल टू 70, अल्फा इज इक्वल टू 70 अपॉन 71, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए 0.986। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें। इसमें हमें दिया गया है बेस करंट एंड कलेक्टर करंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर 105 माइक्रो एम्पियर एंड 2.05 मिली एम्पियर।
वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ बीटा, आई ई एंड अल्फा। हमें करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और एमीटर करंट इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है अ चेंज ऑफ 27 माइक्रो एम्पियर इन बेस करंट produces a change of 0.65 milliampere in collector current. We have to find beta AC. Beta AC means करंट गेन हमें फाइंड करना है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। पहले हम इस सारे डाटा को नोट करें। बेस करंट एंड कलेक्टर करंट्स आर गिवन इन सेकंड न्यूमेरिकल। बेस करंट IB is given and its value is 105 microampere, 10 to the power minus 6 ampere. Base current and collector current IC is also given. It is 2.05 milliampere, 10 to the power minus 3 ampere. We have to find the value of beta, alpha, IE. पहले तो हमें इतने पार्ट को सॉल्व करना है। इक्वेशन IE इज इक्वल टू IB प्लस IC को अगर हम यूज करें तो हमें यहां पर IE की वैल्यू नहीं पता, IB और IC दोनों की वैल्यूज पता है। इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, ऐड करेंगे, हमें IE की वैल्यू मिल जाएगी और आपकी IE की वैल्यू आनी चाहिए 2.15 मिली एम्पियर। इट कम्स आउट टू बी 2.15 मिली एम्पियर। इसके बाद हमें फाइंड करना है बीटा और अल्फा। बीटा की वैल्यू होती है आउटपुट करंट कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट IC डिवाइडेड बाय इनपुट करंट IB। दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं। डायरेक्ट इन वैल्यूज को पुट कर सॉल्व कीजिए और आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 19.5। अल्फा की वैल्यू निकालने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता तो सीधा अल्फा की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट IC डिवाइडेड बाय इनपुट IE। IC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और IE की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। इन्हें पुट कर हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर आनी चाहिए 0.95। दूसरा रास्ता ये है, बीटा और अल्फा में रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। वैल्यू ऑफ बीटा इज गिवन टू अस। इसे पुट कर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोनों ही तरह से करना और देखना आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है a change of 27 microampere in base current produces a change of 0.65 milliampere in collector current। अगर बेस करंट का चेंज 27 माइक्रोएम्पियर हो, बेस करंट इज IB and its change is delta IB, it is 27 microampere, 10 to the power minus 6 ampere. It produces a change of 0.65 milliampere in collector current. Collector current is IC and its change is delta IC, it is 0.65 milliampere, 10 to the power minus 3 ampere. We have to find dynamic current gain in case of common emitter configuration. हम ये जानते हैं बीटा की वैल्यू होती है IC by IB। तो AC वाले केस में, डायनामिक केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा IC by डेल्टा IB। दोनों वैल्यूज में गिवन है, सिर्फ आपको इस रेशो को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट कर आपका आंसर आना चाहिए 24.07। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स करें। पहला न्यूमेरिकल है प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. Doping by indium increases concentration of holes to 4.5 into 10 to the power 22 per meter cube. We have to calculate number density of electrons in the doped silicon. पहले हम इस डाटा को नोट करते हैं। हमारे पास प्योर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n इंट्रिंसिक से। इट इज 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. Then after doping it is said that number density of holes now becomes NH becomes 4.5 into 10 to the power 22 per meter cube. We have to find number density of electrons in the doped semiconductor. इन तीनों वैल्यूज को लिंक करने वाला फॉर्मूला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की, उसका स्क्वायर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें NH की वैल्यू गिवन है, NE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है
और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज गिवन. इट मींस Ne विल बी Ni² डिवाइडेड बाय NH. इन दोनों की वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, इन्हें पुट कर कर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 5 × 10⁹. इस न्यूमेरिकल से हमें एक और इंपॉर्टेंट बात पता लगती है कि नॉर्मली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या होल या चार्ज कैरियर की डेंसिटी 10⁻16 के ऑर्डर में होती है. डोपिंग करने के बाद ऑर्डर बढ़कर 10⁻22 या 10⁻23 हो जाता है, पर मेटल के अंदर, गुड कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी 10⁻29 के ऑर्डर में होती है. यहां से हमें आइडिया मिलता है कि सेमीकंडक्टर्स आर कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव some concentration of electrons, free electrons or holes, but they are not as good conductors as normal metals are. डोपिंग करने के बाद भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, पर मेटल्स जितने या प्योर कंडक्टर जितने नहीं हो पाते. सेकेंड न्यूमेरिकल में एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है. ए सेमीकंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ 8 × 10⁻13 per centimeter cube. Hole concentration of 5 × 10⁻12 per centimeter cube. Electron mobility and hole mobility are 23,000 centimeter square per volt per second and 100 centimeter square per volt per second respectively. We have to find the resistivity. हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन Ne की वैल्यू गिवन है, इसके अलावा होल कंसंट्रेशन NH की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी μe की वैल्यू मालूम है और होल मोबिलिटी μh की वैल्यू मालूम है. हमें फाइंड करनी है रेजिस्टिविटी, रोह कितनी होती है. इन सबको कनेक्ट करने वाला सिंपल सा फार्मूला होता है 1/ρ = E × Ne μe प्लस NH μh. इसी हम डेरिवेशन कर चुके हैं. हमें इसकी रेजिस्टिविटी की, रोह की वैल्यू फाइंड करनी है. 1, 2, 3 और 4, इन चार चीजों की वैल्यू न्यूमेरिकल में हमें गिवन है. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम. इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर कर सॉल्व कर कर रेसिप्रोकल करने पर हमें वैल्यू रेजिस्टिविटी की मिल जाएगी और सॉल्व कर कर आपकी वैल्यू आनी चाहिए 3.397 × 10⁻2 ओम मीटर. इस न्यूमेरिकल से भी हमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 23,000 यूनिट्स है और सेम यूनिट्स में होल्स की मोबिलिटी 100 है. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से काफी ज्यादा होती है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं. आज की क्लास में सबसे पहले हमने देखा एंड गेट को रियलाइज कैसे करते हैं और उसके बाद हमने नॉट गेट की रियलाइजेशन की और अल्टीमेटली हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए. मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको करवाया है या आपको समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह से नोट भी किया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन चैप्टर को. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय.